जय श्री राम। आज इस वीडियो में हम दशाओं के बारे में बात करेंगे। जब बात दशाओं की होती है तो दो ग्रह हमारे सामने प्रमुख रूप से उभर कर आते हैं। पहला महादशा का अधिपति ग्रह और दूसरा अंतरदशा का अधिपति ग्रह। यही वो दो ग्रह होते हैं जो हमारे वर्तमान समय को रूल करते हैं। इस कालखंड में जो भी गतिविधियां होती है, इन सभी गतिविधियों को नियंत्रित करने का काम यही दो ग्रह करते हैं। या यूं कहें कि इन ग्रहों की जो सिग्निफिकेशन होती है, उन्हीं सिग्निफिकेशन के द्वारा अनुसार हमें चलना होता है यदि हमें ग्रोथ प्राप्त करनी है। क्योंकि ये जो दो ग्रह होते हैं वो लंबे कालखंड को रिप्रेजेंट करते हैं और इन कालखंड के ऊपर इन ग्रहों का नियंत्रण होता है। अगर हम सबसे छोटी महादशा की अगर बात करें तो वो कम से कम 6 साल की होती है, और अगर ये दशा शुक्र जैसे ग्रह की है तो कम से कम 20 वर्ष तक चलती है। ठीक इसी प्रकार से शनि, राहु या बृहस्पति जैसे ग्रहों की दशाएं भी काफी लंबी चलती है। तो इस लंबे कालखंड के अंदर ये ग्रह किस प्रकार से हमें डिलीवर करने वाले हैं, क्या डिलीवर करने वाले हैं और कब डिलीवर करने वाले हैं, हमें इसका अंदाजा होना बेहद जरूरी है, ताकि हम इन ग्रहों के साथ में सामंजस्य बिठाकर काम कर सकें। क्योंकि ये ग्रहों का पैटर्न है, ये निश्चित है, ये बदलने वाला नहीं है। अगर बदलना है तो हमें अपने आप को बदलना होगा। इन ग्रहों की सिग्निफिकेशन से अपने कार्य पद्धति को मैच करना होगा, तभी हम इनसे कुछ बेहतर नतीजे ले सकते हैं। तो हम ऐसा किस प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार से इन ग्रहों के साथ में सामंजस्य बिठा सकते हैं, किस प्रकार से हम बेहतर नतीजे ले सकते हैं, इसी को लेकर आज हमारा ये वीडियो रहने वाला है। परंतु आगे बढ़ने से पहले आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ज्योतिष से संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लगातार लेकर आते रहता हूं, और आपका सब्सक्राइब करना अच्छा वीडियो बनाने के लिए मेहनत करने की प्रेरणा देता है। उम्मीद करता हूं आप मेरे प्रयासों का समर्थन करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करके। और यदि आप मुझसे ज्योतिष से संबंधित कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे दिए हुए नंबरों पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमारे यहाँ सभी समस्याओं का ज्योतिषीय समाधान, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंसी बड़ी डिटेलिंग के साथ में और प्रामाणिकता के साथ में दी जाती है। और यदि आप मुझसे ज्योतिष सीखना चाहें तो एनरोल करने के लिए मुझसे डायरेक्ट संपर्क किया जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं आज के विषय की ओर, और ये समझने का प्रयास करते हैं कि जो ग्रह अभी इस समय अपनी दशाओं में एक्टिवेटेड है उनको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, उनकी कार्यशैली के अनुसार हम किस प्रकार से अपने आप को ढाल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें इन ग्रहों को अलग अलग स्टेज के अंदर हमें चेक करना होगा कि ये ग्रह कितने ताकतवर है। सबसे पहले हमें महादशा और अंतरदशा के ग्रह को लगन कुंडली के अंदर देखना होगा कि लगन कुंडली में उन ग्रहों की स्थिति कैसी है। लगन कुंडली में अगर वो ग्रह अगर अच्छी स्थिति में है तो हमें फिजिकल एक्टिविटीज करने में काफी मदद मिलेगी। जो ग्रह अभी महादशा और अंतरदशा में एक्टिवेटेड है वो ग्रह
यदि लगन कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में है तो मतलब उनको प्लेसमेंट अच्छी मिली है, ऐसा हम कह सकते हैं। जहाँ तक केंद्र की बात है, केंद्र में यदि ग्रह है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ग्रह इस दशा काल के दौरान हमें कार्य सक्षम बनाएगा, हमें ऊर्जावान बनाएगा, हमारा विल पावर अच्छा रहेगा, हमारी स्टेमिना अच्छी रहेगी। अगर वही ग्रह त्रिकोण के अंदर स्थित है तो इसका मतलब ये ग्रह अपनी दशा काल के दौरान हमें अवसर दिलाएगा। और यदि वो ग्रह जो अभी इस समय दशाओं के अंदर एक्टिवेटेड है केंद्र और त्रिकोण का अधिपति बना हुआ है, जैसे कि कर्क लगन में और सिंह लगन में मंगल हो तो वो केंद्र और त्रिकोण का अधिपति होता है। शुक्र के लग्नों में शनि केंद्र और त्रिकोण का अधिपति होता है और शनि के लग्नों में शुक्र केंद्र और त्रिकोण का अधिपति होता है। यदि ऐसा कोई ग्रह जो केंद्र और त्रिकोण का अधिपति होकर केंद्र या त्रिकोण में बैठा हुआ है तो इसका मतलब ये वो ग्रह है जो आपको अवसर भी दिलाएगा और साथ ही साथ उन अवसर का फायदा उठाने के लिए आपको कार्य सक्षम भी बनाएगा। यदि इस प्रकार की स्थिति आप यहाँ लगन कुंडली में देखते हैं, ग्रहों का राशि बल देखने को मिलता है, ग्रहों का दिग्बल देखने को मिलता है, ग्रहों की पोजीशन देखने को मिलती है, तो आप कह सकते हैं कि इस प्रकार का ग्रह आपको फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए प्रेरित करेगा। आप इस दौरान सक्षमता के साथ में, कार्य कुशलता के साथ में अपने आप को प्रेजेंट करोगे। अब ये तो हुई लगन कुंडली की बात। अब हम बात करते हैं चंद्र कुंडली की। जिस ग्रह को आपने लगन कुंडली के अंदर देखा और पाया कि ये अच्छी स्थिति में है, इसका मतलब आप फिजिकल एक्टिविटीज करने के लिए तैयार हैं। परंतु चंद्र कुंडली में वही ग्रह अगर कमजोर स्थिति में आ जाता है तो आपकी फिजिकल एक्टिविटीज भी जो है बेकार जा सकती है। मान लीजिए कि जो ग्रह लगन कुंडली के अंदर केंद्र त्रिकोण में है, अच्छी स्थिति में है, वही ग्रह चंद्र कुंडली में चंद्र से यदि 8वें घर में बैठा हुआ पाया जाता है तो इसका मतलब ये है कि आप फिजिकल एक्टिविटीज तो अच्छी तरह से करेंगे, आप में कार्य क्षमता भी है, आपको अवसर भी मिलेंगे, परंतु आप उस एक्टिविटीज को कभी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। उस एक्टिविटीज को करने में आपको कभी मजा ही नहीं आएगा, आप कभी दिल से उस काम को कर ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब आपको अपने कार्य के अंदर विफलता मिलेगी, आप उन चीजों को कभी अचीव नहीं कर पाएंगे जो लगन कुंडली कहती है। आपको अपने कार्यों के अंदर निराशा हाथ लग सकती है। वास्तव में होना कैसा चाहिए, लगन कुंडली में कोई ग्रह यदि अच्छी अवस्था में है तो वो चंद्र कुंडली में भी ग्रह अच्छी स्थिति में होना ही चाहिए, तभी इसके पूरे पूरे फायदे देखने को मिलते हैं। क्योंकि जो भी व्यक्ति कार्य करता है सबसे पहले उसका विचार उसके मन में आता है, तभी उसको जो है कार्य करने के अंदर आनंद आता है, उसके बारे में जो है उसको एंजॉय फील करता है। व्यक्ति मन से जिस कार्य के बारे में सोचेगा वही कार्य अगर व्यक्ति करता चला जाए तो व्यक्ति के सफल होने की गुंजाइश काफी हद तक बढ़ जाती है। क्योंकि उसका जो माइंड जो कहता है, जो उसका मन कहता है, वही काम आदमी जो है फिजिकली करता है, तो उसके अंदर एक कोऑर्डिनेशन बन जाता है और व्यक्ति अपना काम एक लयबद्ध तरीके से करना शुरू करता है और उसको जो है उस काम के अंदर आनंद आता है और व्यक्ति जो है अपने काम के अंदर तन्मय होकर एक अच्छी परफॉर्मेंस देने को हमेशा तैयार रहता है। तो इसलिए जो ग्रह लगन कुंडली में अच्छा है
वो ग्रह चंद्र कुंडली में भी अच्छा होना चाहिए, तभी जो है उसका फायदा मिलता है। चंद्र कुंडली में कोई ग्रह यदि 6, 8, 12 में बैठा हो या अफ्लिक्शन में आ गया हो, तो वो ग्रह जो है चंद्र कुंडली में आकर पिट जाता है। ऐसी स्थिति में लगन कुंडली में ग्रह अच्छा भी है तो उस ग्रह के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, इसके बारे में संदेह हमेशा बना रहता है। प्रॉपर रिजल्ट आपको अगर देखने हैं तो लगन कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों में जो है स्थिति उस ग्रह की अच्छी होनी जरूरी है। अब हम बात करते हैं नवांश कुंडली की। मान लीजिए कि आपका ग्रह लगन कुंडली, आपका महादशा का ग्रह लगन कुंडली में भी अच्छा है और चंद्र कुंडली में भी अच्छा है। इसका मतलब आप जिस कार्य को करेंगे उसके अंदर आप कार्य सक्षम भी है, ऊर्जावान भी है और उस कार्य में आप जो है एंजॉय फील कर रहे हैं। इसका मतलब आपकी जो है सफलता की गुंजाइश जो है काफी हद तक बढ़ जाती है। अब हमें जो ग्रह अभी दशा में एक्टिवेटेड है उसको नवांश कुंडली के अंदर भी देखना होता है। नवांश कुंडली में ग्रह का अच्छा होना या नहीं होना बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देता है। नवांश कुंडली में ग्रह अच्छा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको उस कार्य के नतीजे बहुत बेहतर तरीके से देखने को मिलेंगे। और अगर नवांश कुंडली में ग्रह अगर पिट गया तो इसका मतलब हुआ कि आपने मन लगाकर काम तो किया, आपको वाही वाही भी मिली, परंतु फाइनली जो आपको रिजल्ट चाहिए होता है वो रिजल्ट आप प्राप्त नहीं कर सके। उसमें कई कारण हो सकते हैं। इसलिए नवांश कुंडली में भी ग्रह अच्छी स्थिति में होना बेहद जरूरी है। अगर तीनों कुंडलियों में ग्रह अगर अच्छी स्थिति में रहा तो वो महादशा का अधिपति ग्रह आपको निश्चित तौर पर जो है अच्छे परिणाम देने वाला है। और समझो नवांश कुंडली में ग्रह अगर पिट गया तो आप जो है मेहनत करके भी नतीजे हासिल नहीं कर सकते। कहने का मतलब नवांश कुंडली जो होती है वो एक तरह से जो है उस फ्रूट की तरह, पेड़ पर लगने वाले उस फ्रूट की तरह होती है। आपने अगर चंद्र कुंडली को हम बीज कहें और लगन कुंडली को अगर हम पेड़ कहें तो चंद्र कुंडली अगर अच्छी है, लगन कुंडली अगर अच्छी है तो बीज से निकलने वाला पेड़ भी जो है अच्छी स्थिति में होगा, पर उस पेड़ पर लगने वाला फल किस प्रकार का रहेगा ये हम नवांश कुंडली के द्वारा ही देखकर पता लगा सकते हैं। अगर नवांश कुंडली अच्छी है तो इसका मतलब ये है कि उस पेड़ पर लगने वाला फूल भी जो है मीठा होगा, अच्छा होगा। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में के लिए तैयारी कर रहे हैं। आपने खूब, आपकी लगन कुंडली अच्छी है, आपने खूब फिजिकली मेहनत किया, आपकी चंद्र कुंडली अच्छी है, आपने मन लगाकर मेहनत की, परंतु नवांश कुंडली अगर में वही ग्रह अफ्लिक्टेड है जो ग्रह अभी महादशा के अंदर एक्टिवेटेड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इतनी मेहनत करने के बावजूद, मन लगाकर मेहनत करने के बावजूद जब परीक्षा देने का समय आएगा तो उस समय आप किसी न किसी कारण से जो है पीछे रह सकते हैं। आपकी कोई फिजिकल प्रॉब्लम आ सकती है, या आपकी कोई पारिवारिक प्रॉब्लम आ सकती है, या आपकी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस प्रकार से जो है कोई भी ग्रह जो इस समय महादशा और अंतरदशा के अंदर एक्टिवेटेड है
वो ग्रह यदि लगन कुंडली, चंद्र कुंडली और नवांश कुंडली तीनों के अंदर अगर अपनी पोजीशन बनाए हुए है अच्छी, तो उस ग्रह के निश्चित तौर पर हमें जो है अच्छे नतीजे मिलेंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। ये तो हुई ग्रह की एक स्ट्रेंथ की बात। अब अगर हम ये जानना चाहें कि जो ग्रह अच्छी स्थिति में है वो हमें रिजल्ट किस प्रकार का देगा, तो इसके लिए हमें कॉमन फैक्टर ढूंढने होते हैं तीनों कुंडलियों के अंदर। अगर हमें कोई कॉमन फैक्टर निकल के आता है, वो ग्रह किसी एक विशेष घर की तरफ हमें इशारा करता है, किसी विशेष घर की तरफ संबंध बनाते हुए नजर आता है, तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति अगर उस घर से जुड़कर काम करता है तो उसे निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। हमने अभी तक दशा लॉर्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बात की। यदि दशा लॉर्ड लगन कुंडली, चंद्र कुंडली और नवांश कुंडली, इन तीनों ही कुंडलियों में यदि स्ट्रेंथ क्लियर है, तो हम कह सकते हैं कि वो ग्रह रिजल्ट देने में सक्षम है। परंतु वो किस प्रकार के रिजल्ट देगा, और अगर हम ये जानना चाहें कि कौन से डोमेन में रहकर कार्य करे जिससे हमें ज़्यादा सफलताएं मिल सके, तो इसके लिए हमें तीनों ही कुंडलियों में उस दशा लॉर्ड की स्थिति को समझना होगा। हमें लगन कुंडली, चंद्र कुंडली और नवांश कुंडली, इन तीनों ही कुंडलियों में ये देखना होगा कि वो दशा लॉर्ड क्या किसी एक घर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, या कोई ऐसा कॉमन फैक्टर जो तीनों ही कुंडलियों में निकल कर आ रहा है, हमें उस कॉमन फैक्टर को पकड़ना है, उस घर को पकड़ना है जिसके ऊपर उस दशा लॉर्ड का इन्फ्लुएंस आ रहा है। अगर हमें कोई ऐसा घर मिल जाता है तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि आप उस घर से जुड़कर यदि काम करते हैं, उस घर के साथ आप सामंजस्य बिठाकर चलते हैं, तो आपके लिए वो समय अपनी जीवन का सबसे बेहतरीन समय होगा। अगर आप उस घर से जुड़कर कार्य करते हैं तो आपको अपने जीवन में कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सफलताएं मिलेंगी। दूसरे शब्दों में आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि वो समय आपका गोल्डन पीरियड हो सकता है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो आपको समझना होगा। इसे और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक उदाहरण की सहायता से इसे समझने का प्रयास करेंगे। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इस एग्जाम्पल चार्ट में 3 कुंडलियां हमें देखने को मिल रही है। ये आपकी लगन कुंडली है जिसको हम D1 भी कहते हैं, और ये आपकी चंद्र कुंडली, और ये आपकी नवांश कुंडली। और हम मान के चल रहे हैं कि महादशा इस समय जो है मंगल की चल रही है। अब हमें यह मंगल की स्थिति को देखना है और हमें ये देखने का प्रयास करना है कि क्या मंगल यहाँ पर किसी ऐसे घर को प्रभावित कर रहा है जो तीनों कुंडलियों में कॉमन है। अगर हमें ऐसा कोई घर देखने को मिलता है तो हम कह सकते हैं कि उस घर से जुड़कर यदि काम किया जाए तो बेहतर नतीजे हासिल किए जा सकते हैं और व्यक्ति को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सफलताएं मिलेंगी। तो हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसा कि हमें पता है कि मंगल महादशा का अधिपति ग्रह है और ये सिंह लगन की कुंडली है, और सिंह लगन के अंदर मंगल यहाँ पर केंद्र और ये त्रिकोण का अधिपति बनकर केंद्र में ही बैठा हुआ है। यानी कि पहली नज़र में इस बात का पता चलता है कि ये मंगल इस कुंडली के अंदर काफी शक्तिशाली है। केंद्र और त्रिकोण का अधिपति होने के कारण योग कारक ग्रह है और केंद्र में ही बैठा है। इसकी वजह से ये ग्रह जो है अच्छे रिजल्ट दे सकता है, अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम है। केंद्र का अधिपति होने के कारण शारीरिक रूप से सक्षम है, कार्य क्षमता है, ऊर्जावान है।
और त्रिकोण का अधिपति होने के कारण हमें कह सकते हैं कि इस नेटिव को जो है अवसर मिलेंगे, और जिन अवसरों को ये व्यक्ति प्राप्त करेगा उसको जो है अपनी कार्य क्षमता की बदौलत लाभ के अंदर कन्वर्ट करेगा। ये तो हुई मंगल की स्ट्रेंथ की बात। अब यहाँ मंगल की अगर हम एस्पेक्ट की बात करें तो मंगल 10वें घर में बैठा है और ये चौथे घर को एस्पेक्ट दे रहा है, और साथ ही साथ चौथी दृष्टि जो है लगन के ऊपर जा रही है और 8वीं दृष्टि 5वें घर पे जा रही है। तो यहाँ पर 4 घर जो है उभर कर आए, 4, 10, 1 और 5, यानी कि इन 4 घरों को यह मंगल इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब हम बात करते हैं चंद्र कुंडली की। जिस तरह से हमने लगन कुंडली को देखा, चंद्र कुंडली को भी हम उसी प्रकार से देखेंगे। चंद्र कुंडली में यहां मंगल फिर वापस केंद्र और त्रिकोण का अधिपति बना हुआ है, 5वां घर और 10वां घर। इन दो केंद्र और त्रिकोण का अधिपति होकर ये चौथे घर के अंदर बैठकर 10वें घर को एस्पेक्ट दे रहा है। साथ ही साथ इस मंगल की एस्पेक्ट 7वें घर पे भी जा रही है और 11वें घर पे भी जा रही है। तो इस प्रकार से मंगल ने यहाँ इस कुंडली के अंदर 4 घरों को प्रभावित किया, चौथा घर, 10वां घर, 7वां घर और 11वां घर। और अगर मंगल की स्ट्रेंथ की बात करें तो मंगल इस कुंडली में भी केंद्र और त्रिकोण का अधिपति बना हुआ है और केंद्र में बैठकर चौथे घर में बैठकर 10वें घर को देख रहा है। यानी कि जिस तरह से हमने लगन कुंडली को देखकर ये कहा कि ये व्यक्ति जो है फिजिकली एक्टिविटीज करने के अंदर सशक्त है, ठीक इसी प्रकार से चंद्र कुंडली में इस मंगल की स्थिति को हम देखकर कह सकते हैं कि ये व्यक्ति मानसिक रूप से भी उतना ही सशक्त है जितना फिजिकली। तो ये हुई चंद्र कुंडली की बात। अब हम बात करते हैं नवांश कुंडली की। नवांश कुंडली के अंदर आप देख पा रहे हैं कि मंगल यहाँ पर चौथे घर का अधिपति होकर 9वें घर के अंदर बैठा हुआ है, यानी कि केंद्र का अधिपति होकर त्रिकोण में बैठा हुआ है और साथ ही साथ यहाँ 10वें घर के अधिपति के साथ में जो है कंजंक्शन किए हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ एक केंद्र का अधिपति त्रिकोण के अंदर बैठा हुआ है और साथ में केंद्र और त्रिकोण के अधिपति के साथ में कंजंक्शन किए हुए हैं। तो यहां पर भी ये मंगल काफी सशक्त नजर आ रहा है। इसका मतलब अगर हम देखें तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है शारीरिक रूप से भी सक्षम है, कार्य करने की ऊर्जा इस व्यक्ति में भरपूर है और फिजिकली एक्टिविटीज ये व्यक्ति जो है अच्छी तरह से कर सकता है और साथ ही साथ मानसिक रूप से भी सशक्त है। ये व्यक्ति जो भी काम करेगा उसके अंदर जो है एंजॉय करेगा। और D9 के अंदर इसकी स्थिति को हम देखकर ये कहेंगे कि ये व्यक्ति जो भी काम करेगा मन लगाकर करेगा और जो काम करेगा उसके अंदर इसको नतीजे भी अच्छे मिलेंगे, इसके फेवर में नतीजे मिलेंगे। तो तीनों ही कुंडलियों को देखकर हमें एक अंदाजा तो ये हो गया कि ये ग्रह जो है काफी सशक्त है और इसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अब अगर इसके हम कॉमन फैक्टर की बात करें तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि तीनों ही कुंडलियों में कॉमन घर कौन सा निकल के आ रहा है। ये देखिए चौथा घर जो है लगन कुंडली में भी आपको दिखाई दे रहा है, चंद्र कुंडली में भी दिखाई दे रहा है और नवांश कुंडली में भी दिखाई दे रहा है। यानी कि चौथा घर यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से उभर कर आया है और इसके साथ ही 10वां घर कुंडली के अंदर लगन में भी है, चंद्र कुंडली में भी है और ये नवांश कुंडली में भी है। यानी कि 4 और 10 नंबर के घर ऐसे घर हैं जिनको मंगल तीनों कुंडलियों के अंदर इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस दशा काल के दौरान ये नेटिव यदि चौथे घर और 10वें घर से जुड़कर कार्य करेगा तो निश्चित तौर पर उसको जो है सफलताएं मिलेंगी। अभी आप ये तय कर सकते हैं कि चौथे घर से आप क्या देख सकते हैं। 10वें घर का मतलब कर्मों से है
और चौथे घर से आप क्या देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दशा के अंदर जो ग्रह है वो आपको मंगल दिखाई दे रहा है, तो मंगल और चौथा घर, इन दोनों के अंदर आप जो है कॉमन चीज क्या देखते हैं, चौथे घर से प्रॉपर्टी का लेन देन हम देखते हैं, प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं। और जहां तक मंगल की बात है, मंगल भूमि का कारक है। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि इस दशा काल के दौरान ये व्यक्ति अगर प्रॉपर्टी से संबंधित काम करेगा, यानी कि चौथे घर से जुड़ के काम करेगा, तो इस व्यक्ति को जो है बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। उन अपॉर्चुनिटीज को लाभ के अंदर कन्वर्ट करने के लिए व्यक्ति को काफी अवसर मिलेंगे और ये व्यक्ति जो है उस अवसरों का लाभ उठाएगा और इनके अंदर काफी एंजॉय करेगा। और फाइनली D9 में भी स्थिति अच्छी है। इसका मतलब ये होगा कि ये व्यक्ति जो काम करेगा, मन लगाकर काम करेगा, उसके अंदर इसको रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलेंगे। तो इस प्रकार से जो कॉमन फैक्टर निकल कर आते हैं, उस घर से जुड़ा हुआ अगर कोई काम किया जाए तो उसके अंदर बेहतरीन सफलताएं मिलेंगी, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर दूसरे शब्दों में इसे हम कहें तो इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि ये पीरियड व्यक्ति के लिए गोल्डन पीरियड होगा। इस व्यक्ति ने अभी तक अपने जीवन में जो सफलताएं नहीं देखी होंगी, वो सफलताएं इस कालखंड के दौरान देखने को मिलेंगी। ये व्यक्ति जो भी काम करेगा उसके अंदर इसकी उम्मीद से ज्यादा इसको जो है लाभ देखने को मिलेंगे। कई बार ये प्रश्न आता है कि मेरा गोल्डन पीरियड कौन सा रहेगा। आप कह सकते हैं कि यही वो समय है जो गोल्डन पीरियड होने जा रहा है, यानी कि महादशा लॉर्ड और अंतरदशा लॉर्ड तीनों ही कुंडलियों में सशक्त हो और वो किसी एक विशेष घर को इन्फ्लुएंस कर रहा हो और उस घर से जुड़कर काम किया जाए, तो वो व्यक्ति का गोल्डन पीरियड होता है। इस गोल्डन पीरियड में व्यक्ति जो भी काम करेगा, व्यक्ति को दिन दुगुनी और रात चौगुनी सफलताएं अर्जित होंगी। तो इस आधार पर आप जो है किसी भी दशा का आकलन कर सकते हैं। जिस तरह से हमने एक उदाहरण के लिए महादशा का आकलन किया, ठीक उसी तरह से आप अंतरदशा का भी आकलन करके देख सकते हैं और दोनों ही ग्रहों को कंबाइन करके आप जो है किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं। ये दशाओं के देखने की एक सरल तकनीक है और इस तकनीक की सहायता से आप सटीक नतीजे पा सकते हैं। इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए और उम्मीद करता हूँ कि ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर हाँ, तो इस चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू।